नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का केमिस्ट्री का भाग 8 तक हम लोगों ने बात कर लिया था। भाग 8 में हम लोग जान रहे थे क्लोज पैकिंग के बारे में और बताया गया 3 तरह से क्लोज पैकिंग होता है किसी भी क्रिस्टल में। किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं को हम लोग व्यवस्थित कर रहे थे और वहाँ पे हमने बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में जो है 3 तरह से पैकिंग किया जा सकता है। एक को कहा गया 1D यानी कि एक विमीय, ये एक परत का होता है जिसको कि X दर्शाया गया। दूसरा होता है क्या 2D, और 2D जो है 2 परत का होता है जिसको कि XY कहा गया। और तीसरा होता है 3D जो कि 3 परत का होता है X, Y और Z। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या पैकिंग, और इसी को हिंदी में कहते हैं क्या संकुलन। और बताया गया था कि पैकिंग को 3 तरह से किया जा सकता है। एक को कहा जाता है 1D यानी कि एक विमीय संकुलन, और दूसरा था 2D इसको कहेंगे क्या द्विविमीय संकुलन, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। एक को कहा गया था वर्ग संकुलन और दूसरे को कहा जाता है क्या तो षष्ठभुज संकलन, और तीसरा होता है 3D यानी कि त्रिविमीय संकुलन। तो ये तीनों के बारे में हमने भाग 8 में बताया हुआ है, प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है। वहाँ से जो है आप इन तीनों को पढ़ेंगे, वहीं से जो है लेकर के चलेंगे तो हमें पैकिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने अभी तक भाग 8 नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, उसके बाद से जो है पैकिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे जो है मैंने एक विमीय के बारे में और द्विविमीय के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया है कि एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, इनकी संकुलन, इनका जो उपसहसंयोजक संख्या होता है वो क्या होता है। उसके बाद से इसमें जो Z की संख्या यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या, एक ही आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितना होता है, इसके बारे में हमने बात जो है कर लिया था 1D और 2D के संबंध में। आज जो है हम पढ़ेंगे त्रिविमीय के बारे में। त्रिविमीय इसके भी बारे में भाग 8 में बताया गया था, लेकिन विस्तार से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये जो है ये थोड़ा सा गंभीर मामला वाला पार्ट है इस लेसन का, और इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चित्र से यहाँ पे बताएंगे और आप उस चित्र को पकड़ लेंगे तो इसे बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है इस लेसन के कि इसको जो है लगभग में सभी जगहों पर पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ ही जगहों पर, 1-2 जगहों पर आप इसे देख पाएंगे। और इसलिए जो है कोई भी पढ़ाता है, आपको यूट्यूब पर हो या विद्यालय में हो, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी पढ़ाता है तो सबसे पहले जो है इस लेसन को छोड़ देते हैं लोग और दूसरे लेसन से प्रारंभ। तो यहाँ पे जो है हम समझेंगे 3D के बारे में यानी कि त्रिविमीय के बारे में। तो अगला हेडिंग हम बनाएंगे 3D पैकिंग। अगला हेडिंग हमारा होगा क्या तो 3D पैकिंग। थ्री डी पैकिंग, और इसमें होगा क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसी को जो है शॉर्ट में बोलेंगे HCP। इसी को शॉर्ट में बोलेंगे क्या तो HCP। तो समझते हैं 3D पैकिंग यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस सेशन में जो है एक
चित्र बनाया हुआ था, गोले बनाए हुए थे। तो यहाँ पे हम गोले बना रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ गोले बनाइए, अच्छा अच्छा गोले बनाइए। अब जो है क्या किया गया कि एक क्रम में गोले व्यवस्थित किया गया। इसके जो ये गड्ढे दिख रहे हैं, ये होल दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो है हम गोले बिठाए हैं। इस गोले को जो है बनाया गया है, इसके ऊपर जो है हम गोले बिठाएं तो इस तरह की संरचना मिलेगी। अब जो है ये छिद्र है, तो यहाँ पर हम गोले बनाएं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से संरचना हमें देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर गोला बनाया और उसके गड्ढों में गोला। इस गोले को हम ए कह रहे हैं, इस गोले को क्या कर रहे हैं तो ए कह रहे हैं। ये भी है, 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 ये सभी क्या है तो ए गोला है। आराम से जो है हम इन गोलों की संरचनाओं को समझेंगे। यदि यहाँ पर हम बात समझ लिए तो हम लोग 3D के बारे में जान गए। यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, बस बातों को समझना है। यहाँ पे देखिए गोलों को देखा जा रहा है तो दो जगह पे जो है हमें गैप यानी कि रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले गोले को हम सी कहें, ऊपर वाले गोले को क्या नाम दे दें, ऊपर वाले जो गैप हैं सी कहें, उसके नीचे वाले गैप को बी कहें, फिर सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ये क्रम आएगा। फिर जो है नीचे भी वैसी ही संरचना दिख रही है, तो यहाँ पे हम नीचे वाले गोले को बी कहें, फिर ये सी आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी और फिर सी। इस तरह से क्रम हमें देखने को मिलेगा। अब क्या करें कि जो सी है इसको हम ढके, जो गैपिंग दिख रहा है उसको जो है हम क्या करें ढके गोलों से। तो यहाँ पर हम ढक रहे हैं, सी को ढक दें, फिर यहाँ भी सी को ढक दें, यहाँ भी सी को ढक दें, फिर जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ हम क्या कर दें तो ढक देते हैं। सी को, सी वाले गड्ढे को जो है गोलों से ढक देते हैं और उसको हम सी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उन गोले को, सी नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए गोला है, ए के बाद सी है, सी के बाद फिर ए होगा, फिर उसके बाद सी होगा। यानी कि यहाँ पर एक संरचना हमें मिली, किस तरह से करके ए सी, ए सी, ए सी, ए सी करके संरचना हमें मिल रही है। ए सी, ए सी करके हमें संरचना यहाँ पे मिल रही है। अब जो है क्या करें, इनके केंद्रों को हम मिलाएं, इनके केंद्रों को मिलाएं तो हमें एक जो है हेक्सागोनल संरचना देखने को मिलेगा, षष्ठभुज देखने को मिलेगा। इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसी को जो है बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए। इसको जो है बाहर हम निकाल लिए समझने के लिए। यहाँ पे जो है एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, उसके बाद से यहाँ पर एक गोला है, फिर यहाँ पर एक गोला है, फिर यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर, और एक गोला जो है कहाँ है, केंद्र में है। तो यह कहाँ पे है एक गोला, एक गोला जो है इसके केंद्र में है। अब जो है यहाँ पर एक संरचना हमें देखने को मिल रही है और ये संरचना कैसी है, षष्ठभुजीय संरचना, षष्ठभुजीय संरचना। अब जो है देखिए यहाँ पे हमने एक सी भरा, यहाँ पे सी भरे, उसके बाद से यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे जो है क्या आएगा तो सी आएगा, फिर यहाँ पे जो है बी आएगा, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। इस तरह की संरचना हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो सी वाले को हम गोले से ढक देते हैं, सी वाले को गोले से ढक देते हैं। ठीक, हमने क्या किया, सी वाले को गोले से ढक दिया। तो सी वाले को गोले से ढक दिया तो हमें जो है एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक बात कुछ समझ में आई तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सी वाले गड्ढे को हमने ढका, अभी बी वाले को अभी गोलों से नहीं ढका है।
बी वाले को गोलों से हमने नहीं ढका है। तो हमें जो है कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। एसी 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 करके जो है संरचना देखने को मिल रही है। अब जो है यहाँ पे षष्ठभुज कैसे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, यानी कि ट्राइएंगल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम जो है इसकी फिर से संरचना बना लेते हैं। हमने इस तरह का एक और षष्ठभुज नीचे भी होगा, एक और षष्ठभुज ऊपर की ओर भी होगा। तो यहाँ पे जो है हम इन्हीं षष्ठभुजों को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर एक गोले का केंद्र है, यहाँ पर एक गोले का केंद्र है, एक ये गोले का केंद्र है और एक ये गोले का केंद्र है। उसके बाद से फिर हम संरचना बनाएंगे इस तरह से। गोले का एक केंद्र ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये और एक ये केंद्र ये। अब क्या करें कि यहाँ पर जो है हम लोगों का ए गोला आ रहा है, ए गोला, तो सी गोला कहाँ पे आएगा, तो दोनों के बीच ही में तो आएगा। सी गोला कहाँ पे आएगा, तो दोनों के बीच में आएगा। अब क्या करें, हम इसकी संरचना को मिला दें, इसकी संरचना को मिला दें, इसकी संरचना को हमने यहाँ पे भैया मिला दिया, इसकी संरचना को हमने मिला दिया। तो यहाँ पे जो है हमें एक षष्ठभुज मिला। क्या मिला, तो एक षष्ठभुज मिला। तो ये 6 गोले के 6 केंद्र है। एक इसके कहाँ पे हैं, तो केंद्र में है, एक इसके जो है बीच में है। उसके बाद से एक गोला, जैसे कि हम यहाँ पे भर रहे हैं इस गोले को यहाँ पे भर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। हमने जो है इसको पूरा भर दिया। एक गोला जो है आपका ये बीच में आ जाएगा। उसी के प्रकार से इसको हम भर लेते हैं, इसको हम भर लें इस तरह से संरचना बना करके। तो क्या होगा, इसके बीच में भी तो एक गोला आएगा। अब जो ये जो 3 गोले मिल रहे हैं, ये जो 3 गोले मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से आएंगे, कुछ इस तरह से ये 3 गोले आएंगे, एक ट्राइएंगल बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, तो ट्राइएंगल बनाएंगे। इसके ऊपर भी एक ट्राइएंगल इसी तरह से बनेगा, इसके ऊपर भी एक, इस तरह से जो है इसका ट्राइएंगल बनता चला जाएगा। अब जो है बात आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गोलों की संरचना को बनाना सीखा। और कैसी संरचना है, तो षष्ठभुजीय संरचना है। और इसलिए इसको कहेंगे क्या, HCP। इसलिए इसको कहेंगे क्या, तो HCP। ये जो है हमने यहाँ पर एक षष्ठभुजीय संरचना बनाया, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाया। बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ जाते हैं। यदि बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो बात समझ में अवश्य आएगा। आगे जो है बढ़ जाते हैं। अब इसका निकालेंगे हम क्या, तो उपसह संयोजक संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो देखिए ये जो है एक केंद्र है, ये जो है एक केंद्र है, ये जो है अन्य कितने गोलों के टच में है, तो 6 गोलों के टच में है। एक जो समतल यहाँ पे क्या है, तो 6 गोलों के, ये जो 3 इन गोलों के भी टच में होगा कि नहीं होगा, इन 3 गोलों के भी टच में अवश्य होगा। इसके साथ ही साथ या ऐसी संरचना इधर भी तो देखने को मिलेगी। तो इस तरह का 3 गोला ऊपर भी होगा, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा, उसके टच में होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक ट्राइएंगल होगा कि नहीं, तो 3 गोलों के यहाँ पर भी ये टच में होगा। तो कुल मिलाकर के कितने गोले हुए, 6 ये और 6 ये, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, तो 6। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, तो 6। यहाँ तक बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे क्या,
प्रभावी परमाणुओं की संख्या। अब जान लेते हैं हम इसमें क्या, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो एकयु आयतन में परमाणुओं की संख्या, या इसी को कहेंगे क्या, तो एकयु आयतन में परमाणुओं की संख्या, एकयु आयतन में परमाणुओं की संख्या। और इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, तो Z से। इसी को जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, तो 6 से। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो एक HCP संरचना में 6 परमाणु जो है कोनों पर होते हैं। कितने परमाणु, तो कोनों पर। तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान क्या होगा, कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान कितना होगा, कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान सबसे पहले हम निकालेंगे। तो फिर से हम इसी संरचना की बात कर रहे हैं, स्पष्ट है कि इसी संरचना की बात कर रहे हैं। तो यह एक केंद्र है, यह एक गोला है जो कि यहाँ पे जो है 3 से जुड़ा हुआ है, और एक आगे से भी तो जुड़ेगा ना, आगे संरचना ऐसे से ही जुड़ेगा, एक और ऊपर से संरचना से जुड़ेगा। इस तरह से कुल मिला करके ये 6 संरचनाओं से जुड़ रहा है, यानी कि एक का योगदान होगा कितना, तो 1/6 का, और ये कितने से जुड़ रहा है, तो 6 से जुड़ रहा है। इस तरह की यहाँ पे संरचना दिख रही है, इस तरह से यहाँ पे, तो ये केंद्र है ना, तो केंद्र 2 भागों में बट गया। इसका मतलब ये है कि एक संरचना के लिए ये जो केंद्र का योगदान होगा वो 1/2 का होगा। ये जो यहाँ पे जो केंद्र है इसका जो योगदान होगा वो कितने का होगा, तो 1/2 का होगा। अब जो है यहाँ पे ये आधी संरचना हुई, एक और संरचना तो हो सकती है, होती है क्या बनाने के लिए, इस हेक्सागोनल को बनाने के लिए, यानी कि षष्ठभुज को बनाने के लिए। तो वो संरचना क्या होगी षष्ठभुज को बनाने के लिए, तो उसके लिए भी तो होगा वही बात, 1/6 × 6 + 1/2। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका मान 1 आ जाएगा, ये आधा और आधा 1 हो जाएगा, और ये जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद से ये आपके केंद्र में है कि नहीं 3, और इसका योगदान 100% होता है ना, बताया गया है। 3 परमाणु जो है इसके केंद्र में है और इसका योगदान जो है 100% होता है। तब करेंगे क्या, +3 = हो जाएगा 6, यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो होता है किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है 6। प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो होता है इसमें कितना होता है, तो 6 होता है। तो यहाँ पे हमने एक संरचना के बारे में वर्णन किया जो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जो है बात समझ में आई है तो आप कमेंट कीजिए कि सब कुछ समझ में आ रहा है, या जो भी नहीं आ रहा है आपको, आप जो है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जो है उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब हम समझेंगे क्या, तो इसमें एक ये षष्ठभुजीय संरचना होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको कि हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी में का एक और दूसरी संरचना होती है जिसमें जो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, बताया गया था पार्ट 8 में, और यहाँ पर हम उसी अष्टफलकीय संरचना के बारे में वर्णन करेंगे। अब जो है फिर हम इसी चित्र पे आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई तो इसको जो है हम मिटा देते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई है तो इसे हम मिटा देते हैं। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे क्या, तो ये संरचना जो क्या है, तो यहाँ पर ऐसी संरचना आ रहा था हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में ऐसी संरचना आ रहा था। अब जो है हम इसी का दूसरा, वहाँ पर भी यही संरचना देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल ही, लेकिन ये जो है हम लोगों ने सी गोले को ढका था, सी को ढका था। सी के साथ साथ यदि हम बी को भी ढकें, सी के साथ साथ यदि हम
बी को भी ढकें, यहाँ पे बी को ढक देते हैं, बी को भी। हमें जो है पैकिंग करना है, गोलों को भरना है, परमाणुओं को रिक्त स्थानों पे क्या करना है तो भरना है। तो हमने बी को ढका, तब हमें जो संरचना देखने को मिली क्या तो ए सी बी, फिर ए सी बी, इस तरह से संरचना देखने को मिली ए सी बी। उसके बाद से फिर ए सी बी, इस तरह से हमें यहाँ पे संरचना देखने को मिल रही है। और इसी को कहा जाता है क्या CCP, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या तो FCC। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC का मतलब है क्या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेट। इसके बारे में जो है हमने पहले वर्णन किया हुआ है। अब जो है थोड़ी सी इसी संरचना में देख रहे हैं तो देखिए, यदि बी वाले को लेंगे तो एक ट्राइंगल बनाएगा, इस तरह से बना रहा है कि नहीं। बी वाले को लेंगे जो तो एक ट्राइंगल जो है इस तरह से बनाएगा, बी जो है इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएगा। सी वाले को यदि हम लेते हैं यहाँ पे तो ये भी तो एक ट्राइंगल बना रहा है, ये भी इस तरह से एक ट्राइंगल इस षष्ठभुज संरचना में बनाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो है एक ट्राइंगल जो है इस तरह का बन रहा है। उसके बाद से दोनों ट्राइंगलों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें गैपिंग देखने को मिलेगा, एक रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। और इसी रिक्त स्थान को कहा जाता है क्या तो अष्टफलक रिक्तियाँ, इसी को कहेंगे क्या तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ, इसी को कहेंगे क्या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकी रिक्ति जो है इसी को हम कहेंगे। अब जो है आगे बढ़ जाते हैं इसी संरचना में, हमें एक षष्ठभुज संरचना देखने को मिला। हम लोगों ने बी को भी ढका, इसको ढका, बी को भी ढका, तो हमें जो है इस तरह से त्रिभुजीय संरचनाएं देखने को मिली। तो अब आगे क्या होगा तो अष्टभुज में जो है अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, यही तो होता है ना, पहले बताया गया है, दो ट्राइंगल होते हैं, दो ट्राइंगल होते हैं और इनके केंद्रों को हम मिला देते हैं। इनके केंद्रों को हम क्या करते हैं मिला देते हैं, तो इनके बीच में एक रिक्ति आती है और इसी को कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। थोड़ा सा स्लो लेकर के चल रहा है ताकि बातें समझ में आए। इसी को क्या कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, या इसी को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे जो है हमें ACB संरचना देखने को मिल रही है। इसमें जो है आता है क्या अष्टफलकीय रिक्ति, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जो है एक और संरचना हम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर हम एक घन बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। घन में क्या होते हैं तो 8 कोने होते हैं और ये क्या है तो FCC है ना, तो इसके फलक पर भी तो होंगे ना परमाणु उपस्थित होंगे। तो इसके इस कोने पर एक परमाणु है, इसके फलक पर है, फिर कोने पर है, फिर फलक पर है, फिर कोने पर है। इस तरह की संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी। उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी संरचना बनेगी। यह एक कोना है, एक फलक पे, फिर कोने पे, फिर फलक पे और फिर कोने पे परमाणु उपस्थित रहेगा कि नहीं। और उसके बाद से यहाँ पर भी तो फलक होता है ना, होता है कि नहीं। तो इस फलक पर भी हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, इसी तरह का बन रहा है कि नहीं। इसी तरह का हमें जो है यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह का ट्रायंगल फिर यहाँ पर भी हमें इसी तरह का ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ठीक, तो हमने 2 ट्रायंगल यहाँ पे पाया, किसमें तो एक घन में,
उसी तरह से यहाँ पर जो षष्ठभुजीय संरचना है, हेक्सागोनल संरचना है, उसमें भी हमें ट्रायंगल देखने को मिला। और वो ट्रायंगल कैसा था? इस तरह का। और इसके बीच में कैसे दिखती है? यही ट्रायंगल होगा ना, इस तरह का। और इसके बीच में दिखती कौन होगी? अष्टफलकी। अष्टफलकी की संरचना हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। बात समझ में आई? तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस संरचना में देखिए, कोई भी एक हम अष्टफलक लेते हैं, कोई भी हम एक अष्टफलक लेंगे, अष्टफलक करें, एक फलक की संरचना हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक परमाणु अन्य कितने परमाणुओं को टच कर रहा है। तो ये आपका एक फलक की संरचना है, ये कितने अन्य को टच कर रहा है, वही तो उसकी अष्टफलकीय संरचना क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? किसका? तो सीसीपी का या एफसीसी का। तो देखिए यहाँ पे यह जो है इस लाइन को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, उसके बाद से इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर, ये चार को जो है टच कर रहा है, ये जो है चार को टच कर रहा है। उसके बाद से चार और को टच करेगा ना, ऐसी संरचना इधर भी तो होगी, यानी कि दो इधर चार को टच कर रहा है और इधर चार को, यानी कि कुल मिलाकर के कितने गोलों को, कितने केंद्रों को टच कर रहा है? तो 8, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना? तो 8। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आगे बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद हम निकालेंगे क्या? तो इसका निकाल लेते हैं क्या कहते हैं? एक्यू आयतन में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, यानी कि Z का मान निकाल लेते हैं। Z का मान क्या होगा? एक्यू आयतन में परमाणुओं की संख्या कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये 8 की संख्या में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त हुआ। इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं कि नहीं? कोनों की संख्या जो है 8 होती हैं, और प्रत्येक कोने का योगदान 1/8 का। 8 कोने और प्रत्येक का योगदान कितना? 1/8 का। इसके साथ ही साथ 6 फलक भी तो है एक संरचना में। कितने फलक है? 6। और एक का योगदान कितना होता है? 1/2 का इंटू 6। ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 = 4, यानी कि Z हो जाएगा कितना? 4। यानी कि एक्यू आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। इसमें सीसीपी में और एफसीसी में इसको बताया गया है। प्रीवियस पार्ट आप देखेंगे या देखे होंगे तो ज़रूर जो है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सभी कड़ी जो है प्रीवियस सेशन से ही जुड़ी हुई है। यदि आप जो है पिछले पार्ट को नहीं देख रहे हैं और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो यह समझने से ऊपर है, समझ नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए हमारा सबसे पहला निर्देश यही है कि आप सबसे पहले प्रीवियस को देखिए, प्रीवियस पार्ट को देखिए, उसके बाद से इसको देखिए, तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि इस लेसन का सबसे जटिलतम पार्ट यही है और इसको आप समझ लिए, समझना है, समझे रहेंगे। रटने पर यह याद होने वाला नहीं है, ये रटने पे याद होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार जो इसको समझा रहे हैं, और हम एक पार्ट लेकर के आए हैं इसके लिए, केवल 3D के लिए, केवल 3D के लिए एक पार्ट लेकर के आए हैं। 1D और 2D को जो है प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट करा दिया है, और इस भाग में हम केवल 3D को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 2 तरह की संरचना पढ़ा, 2 तरह की संरचना पढ़ा। क्या क्या पढ़ लिया? 2 तरह की संरचना हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या? तो एक जो है पढ़ा हम लोगों ने HCP। क्या? तो HCP आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने CCP। थोड़ा सा हम लोग इसका जो है तुलना कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें जाना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, बताया गया। उसके बाद से इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर CCP का कितना होता है? तो 8 होता है। हम लोगों ने ये जाना।
उसके बाद से प्रभावी परमाणुओं की संख्या, Z का मान यहाँ पे हम लोगों ने 6 पढ़ा और यहाँ पे Z का मान हम लोगों ने कितना जाना 4, यानी कि HCCP में Z जो होता है यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या 4 होती है और CCP में जो Z का मान जो होता है 4 होता है, 12 होता है। HCP में Z का मान जो है HCP में 6 होता है और CCP में जो है 4 होता है, यानी कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या HCP में 6 और CCP में कितना 4 होता है। अब जो है और हम लोगों ने कुछ जाना है, PE पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। इसमें PE जो होता है कितना होता है तो 74%, और इसमें भी PE जो होता है वह 74% ही होता है, क्योंकि FCC की संरचना में हम लोगों ने खूब अच्छे से पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला था। यहाँ पर भी उसी तरह से हम उसे निकाल लेंगे तो वही आएगा। पिछले सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था सेम टू सेम वही आएगा यहाँ पर भी, यानी कि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी समान होती है, कितना 74%। तो रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी, क्या इम्पटीनेस यानी कि रिक्तियाँ, इम्पटीनेस यानी कि रिक्तियाँ जो होंगी 26% हो जाएंगी। यहाँ पर भी इम्पटीनेस जो होगा वो कितना 26% ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सेशन में HCP के बारे में, 3D पैकिंग के बारे में, यानी कि HCP संरचना यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP के बारे में यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में खूब अच्छे से जान लिया। यदि आप जो है एक बार में इसे समझ नहीं पाए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार आप देखेंगे तो अवश्य जो है इसे आप समझ पाएंगे और इस तरह की संरचना जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है आप भी उसे बना लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे चैनल के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसे अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।